बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम IAS-1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ MCQs वगैरह सॉल्व करेंगे जो कि आपके पिफा और ICMA वगैरह में पूछे जा रहे होते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम जो डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। अगर हमने किसी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करनी हो, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ मालूम करनी हो, तो हम उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इन तमाम सेट्स का मजमूआ हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादातर लिस्टेड कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है वो बना रही होती हैं और अपने सारे अकाउंट्स को एज़ पर लॉ पब्लिक कर रही होती है। IAS-1 हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ बेसिस होनी चाहिए। IAS-1 ने कुछ गाइडलाइंस रख दिए और इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका इत्मीनान बहाल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर सके। जाहिर सी बात है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होता है वो कभी भी किसी भी जगह इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करता। सबसे पहले उसकी वो फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करता है, परफॉर्मेंस मालूम करता है, देखता है, परखता है। उसके बाद वो सेकंड स्टेप में इन्वेस्टमेंट का सोचता है। अब IAS-1 में ये सारी चीज़ें देखी जा रही होती है। अच्छा, इसका नया नाम जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, IFRS है, और इसका जो पुराना नाम है IAS है। मैं IAS ही कॉल करूँगा। अब हम ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। IAS-1 हमें ये बताता है हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है उनकी बेसिस क्या होगी। पहला पॉइंट है कंपेटिबिलिटी। देखिए, होता है क्या, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो हमें लास्ट ईयर के रिजल्ट्स भी हमें साथ में शो करने पड़ते हैं उसको कंपैरिजन करने के लिए। और इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में कंसिस्टेंसी और कंपेटिबिलिटी भी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारे पास और रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या होनी चाहिए, यानी कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, हमारी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो होनी चाहिए। और लास्ट हमारा पॉइंट है इंस्ट्रक्शन फॉर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें क्या क्या कंटेंट्स आएंगे। IAS-1 जो है हमें सब ये कुछ बताता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पर्पज़ होता है वो हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम हो रही होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें पता चल रही होती है। इसके अलावा कैश फ्लो हमें पता चल रहा होता है कि कैश फ्लो उसका क्या जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो IAS-7 है, उसका पूरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है IAS-7। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो रही होती है, वो एज़ पर IAS अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हो रही होती है। अब जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप्स है, पार्टनरशिप कंपनी है, वो उसको इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो IAS को फॉलो करे, वो IAS-1 के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने पूरे प्रॉपर तरीके से बनाएं। अब हम इसके MCQs वगैरह सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास जो पहला MCQ आया है उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड, A है करंट एसेट्स, B है इंटेंजिबल एसेट्स, C है फिक्स एसेट्स, D है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। यानी कि इसमें फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं इसमें कौन कौन से हो गए हमारे, इसमें जो हमारा D ऑप्शन है वो सही है। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल जो होते हैं हमारे वो फाइनेंशियल एसेट्स कहलाते हैं। इसी तरह से सेकंड हमारा MCQ है फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्लूड, A करंट लायबिलिटीज़, B कंटीजेंट लायबिलिटीज़, C ट्रेड एंड अदर पेबल्स, D ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। इसमें जो है हमारे पास C जो ऑप्शन है ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये C ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए, कंटीजेंट लायबिलिटीज़
और करंट लायबिलिटीज़ दोनों क्या होती है वो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बता दिया था। ये हमारी लायबिलिटीज़ की टाइप होती है, ठीक है। थर्ड हमारा MCQ है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, A ऑडिटर, B एम्प्लॉय, C शेयर होल्डर, D है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन सही है वो D है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के कर्ताधर्ता होते हैं। इस MCQ में D जो ऑप्शन है वो सही है। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? जिन्होंने कंपनी के शेयर्स लिए होते हैं वो कंपनी के वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फेयर प्रेजेंटेशन मीन्स। ए है एक्शन ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। देखिए कंपनी ऑर्डिनेंस तो अब 2016 अप्लाई हो गया हुआ है। बी हमारा है पॉइंट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सी है IAS विद एडिशनल डिस्क्लोजर, डी नॉन। इसमें जो है सी ऑप्शन जो है वो सही है, IAS विद एडिशनल डिस्क्लोजर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा MCQ है अ लायबिलिटी शुड क्लासीफाई एज करंट लायबिलिटी व्हेन ए है हमारे पास ऑप्शन इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड इन 10 years, इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 month ऑफ बैलेंस शीट डेट। थर्ड हमारा पॉइंट है इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 5 year, डी ऑप्शन है नॉन। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सही है वो बी है, इज़ टू बी सेटल्ड विद इन 12 month ऑफ द बैलेंस शीट डेट। देखिए अगर हम करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन देखें तो करंट लायबिलिटीज़ ऐसी लायबिलिटीज़ जिनकी मुद्दत 12 मंथ से कम हो, यानी 1 साल से कम हो, वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है। इसी तरह से करंट एसेट्स कौन से होते हैं जिनकी मुद्दत 12 महीने से कम हो, यानी 1 साल से कम हो, वो हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बी जो ऑप्शन है वो सही है। इसमें जो IAS 1 में जो मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, समरी थी, वो मैंने डिस्कस कर दी है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा मज़ीद IAS 2 IAS 7 के बारे में भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।